Assalamualaikum. This is chapter 8 Wave Motion and Sound of class 11 Physics Sin Board prepared by Alpine Academy. Now we'll start with the analytical treatment of traveling waves. We will give a simple mathematical treatment of one dimensional transverse traveling waves. ठीक है, हम एक सिंपल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मतलब बताएंगे, इसमें देंगे. इनका कहने का मतलब है कि एक वन डायमेंशनल ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग वेव्स का. Consider a wave pulse which is traveling to the right on a long stress string with a constant speed v as shown in figure 8.7. ठीक है, ये नीचे उन्होंने एक बनाया हुआ है कि एक वेव पल्स है जो ट्रैवल कर रही है राइट पे एक लॉन्ग स्ट्रेस स्ट्रिंग में. ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड v जो आपको फिगर में दिख रहा है. द पल्स ट्रेवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस. पल्स आपकी डायरेक्शन जो उसकी मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस पे है और ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, और जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग का वो अलोंग वाई एक्सिस में मेजर किया हुआ है. अब जो पार्ट ए है फिगर का 8.7a, इट गिव्स द शेप एंड पोजीशन ऑफ द पल्स एट टाइम t. ठीक है, अब इस हमने एक रेफरेंस ये ले लें, ये टाइम t 0 पे वो क्या दे रहा है, वो ये बता रहा है कि उस पोजीशन पे उसका क्या y की वैल्यू है. ठीक है, या उस पे आपकी पोजीशन क्या है या शेप क्या है. The shape of the pulse is represented as y equals to fx. ये आपकी y शेप है, क्योंकि y देखें y में तो शेप बता रहा है वो कितना ऊपर है कितना आपका बॉटम होगा. ठीक है, तो ये y में बताएगा. ठीक है, here y is a function of x. ऑब्वियस सी बात है किस पोजीशन पे, क्योंकि x आपका ये है, this is x, this is y. तो किस x पे कहाँ पॉइंट पे y कितना ऊपर है या y कितना मैग्नीट्यूड रखता है, तो ये आपकी शेप बता रहा है y. Now the shape of the pulse is represented as y equals to fx. ये अभी हमने बता दिया. The maximum displacement denoted by y max is called the amplitude of the wave. और जो maximum displacement है जो y max से डिनोट हो रही है वो एम्पलीट्यूड है वेव की. जैसे हम ऑब्वियसली बात है एम्पलीट्यूड ही कहेंगे कि कितनी कितनी हाइट है वेव में. हमेशा जो आपकी जैसे अगर ये वेव चल रही है, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड होता है. ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स इन टाइम t इज vt. ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने उस पल्स ने टाइम t में वो vt है. अब 8.7b में suppose the time suppose the shape of the pulse does not change under this condition, we can represent the displacement y for all the later time measured in a stationary frame with the origin at o as this. यानी कि जो शेप है पल्स का, सपोज द शेप ऑफ द पल्स डज नॉट चेंज अंडर दिस कंडीशन, हमने सपोज कर लिया कि पल्स का शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो वी कैन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट y फॉर ऑल द लेटर टाइम मेजर इन स्टेशनरी टाइम. हमने डिस्प्लेसमेंट y को पूरा रिप्रेजेंट करा दिया आगे के पूरे वक्त के लिए. ठीक है, जो कि मेजर्ड किस में हो रहा है, स्टेशनरी फ्रेम में विद द ओरिजिन एट o. तो y इक्वल्स टू ये फॉर्मूला बन गया एफ एक्स प्लस वी टी का. सिमिलरली अगर वेव पल्स जो है वो लेफ्ट पे जा रही है यानी अब पीछे जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो जहां जहां जा रही है क्योंकि x उसके ओरिजिनल है. ठीक है, अब अगर आगे जा रही है तो प्लस वी टी जितना आगे मूव कर रहा है. ओके, और अगर पीछे जा रहा है तो आपका उसमें माइनस वी टी हो जाएगा. नाउ द एनर्जी इन वेव्स. ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल थ्रू अ मीडियम. तमाम जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो एक मीडियम में ट्रैवल करती हैं. ठीक है, दे कैरी एनर्जी विद देम, और अपने साथ वो एनर्जी कैरी करती हैं, इसलिए हम उन्हें हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड कैरियर्स ऑफ एनर्जी, हम उन्हें कैरियर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. This is easily demonstrated by having a weight on a stress string and then sending a pulse down the string as shown in figure 8.10a. ठीक है, ये कहने के भाई बहुत easily demonstrate हो सकता है कैसे, कि अगर हम एक weight को stretch कराएं by having a weight on a stress string, मतलब weight को string पर attach करा के उसको फिर stretch करें, खींचे, और फिर एक pulse send करें down the string as shown in figure 810a. ठीक है, ये हमने pulse send कर दी तो आगे जा रही है pulse right side पे, ये हम आपका एक generate हुआ है. Now the thing is कि when the pulse meets the weight, जब आपका पल्स वो वेट विल मोमेंटली डिस्प्लेस. अब यहाँ पे फर्ज करें ये आपका वेट है. ठीक है, ये आपने वेट हैंग किया हुआ है, अब ये पल्स आ रही है. पल्स अगर जैसी वेट पे जाएगी तो वेट थोड़ा अपनी पोजीशन से हिलेगा ना, मोमेंटली डिस्प्लेस तो होगा, जैसे पानी में पत्ता हिलता है अगर आप वेव बनी हुई है, इसी तरह वेट भी थोड़ा मूव होगा. आपने ये देखें 810b में, सही है, ये 10b में देखें वेट पहले ये यहाँ ये चीज़ है वेट, अब ये देखें ये कितनी बड़ी हो गई. ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ गया ना. नाउ एक्चुअली इन दिस प्रोसेस एनर्जी
ट्रांसफर टू द वेट सिंस वर्क मस्ट बी डन इन मूविंग इट अपवर्ड। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वेट, इज ट्रांसफर टू द वेट, ठीक है, और से क्योंकि वर्क डन हुआ है उसको अपवर्ड मूव कराने में, यानी वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी विच इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क कब हुआ है कि एनर्जी के लॉस पे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज़ाया हुई वर्क करने पे, वेट को ऊपर करने पे, और एनर्जी क्या है, जो वो कैपेबिलिटी होती है वर्क करने की। वी डिस्क्राइब हेयर द स्टेट एट विच एनर्जी इज कैरिड अलोंग अ स्ट्रिंग। हम यहाँ पे वो स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं जहाँ पे एट विच एनर्जी इज कैरिड अलोंग अ स्ट्रिंग। वी कंसिडर साइनोसॉइडल वेव, ठीक है, हमने यहाँ पे एक साइनोसॉइडल वेव कंसिडर किया हुआ है जिसे हम हार्मोनिक वेव भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक साइनोसॉइडल है, एक साइन की तरह है ना, ये एक साइन का फंक्शन बनाता है, मतलब एक साइन वेव या कोई भी एक साइनोसॉइडल वेव ही होती है जो कोसाइन कोसाइन पे बेस होती है, ठीक है, तो दिस इज अ साइनोसॉइडल वेव। एंड कैलकुलेट द पावर फॉर दिस वन डायमेंशनल वेव, और हम इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे इस एक वेव की। कंसिडर अ हार्मोनिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग फिगर 8.10 सी। ये आपकी हार्मोनिक वेव जो ट्रैवल कर रही है। द सोर्स ऑफ द एनर्जी इज सम एक्सटर्नल एजेंट एट द लेफ्ट एंड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड से कोई एक एक्सटर्नल एनर्जी है जो कि इस वेव को जनरेट होने में मदद कर रही है, या वो वजह है इसकी वेव की जनरेट होने में। विच डज वर्क इन प्रोड्यूसिंग द ऑसिलेशन इन द स्ट्रिंग, और वो वर्क कर रही है, वही एनर्जी वर्क कर रही है इसको ऑसिलेट कराने में, ठीक है। द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, ये पॉइंट्स आपके सामने पी क्यू आर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग विच मूव वर्टिकली। पी क्यू आर वो आपके वो हैं वेरियस सेगमेंट्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रिंग जो है वर्टिकली मूव कर रही है, ठीक है। द वेव मूव्स अ डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ लैम्डा इन अ टाइम टी। जो वेव है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, लैम्डा टाइम कैपिटल टी में। टू डिटरमाइन पावर ट्रांसमिटेड बाय द वेव, we first calculate the energy contained in one wavelength and divide the result by the time t। हम पावर निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो एक वेव में ट्रांसमिट हो रही है, हम पहले एनर्जी हमने कैलकुलेट करेंगे जो कि एक वेवलेंथ में है, और उसको पूरे को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला ही होता है ये एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। वी नो दैट एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मूव्स वर्टिकली अप और डाउन। हमें ये भी पता है कि हर पॉइंट स्ट्रिंग में वो ऊपर नीचे मूव हो रहा है, अप और डाउन। दस एवरी सेगमेंट ऑफ इक्वल मास हैज द सेम टोटल एनर्जी, इसलिए हर सेगमेंट का इक्वल मास है और सेम टोटल एनर्जी है। द एनर्जी ऑफ द सेगमेंट एट पी इज इंटायरली पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पी पे वो इंटायरली पोटेंशियल है क्योंकि एक हाइट पे अटेन हो चुका है वो, ठीक है, वहाँ पे एक मोमेंटरीली वो स्टॉप लेगा, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और ये वो बात, द सेगमेंट इज मोमेंटरीली स्टेशनरी, रुका हुआ है। द एनर्जी ऑफ द सेगमेंट एट क्यू इज इंटायरली काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी है ऑफ सेगमेंट एट क्यू वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एंड सेगमेंट एट आर हैज बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, यानी क्यू पे वो इंटायरली काइनेटिक है क्योंकि मीन पोजीशन पे हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और आर पे वो क्या है, बोथ है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो एक बीच की जगह है, मीन और एक्सट्रीम के बीच की जगह है। नाउ कंसिडर द सेगमेंट क्यू which has a maximum transverse velocity this and mass this। the total energy of this segment is given by, एनर्जी आपको पता है फॉर्मूला हाफ एम और स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। वी वाई आपकी एनर्जी हो गई क्योंकि हमने ये सेगमेंट क्यों लिया, इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया। द पावर पी ऑफ द वेव इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द अबव एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा ई बाय द टाइम पीरियड टी। पावर कैसे आएगी, इस डेल्टा ई को हम डिवाइड करेंगे टाइम पीरियड टी से। नाउ हमने जो पीछे एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था विच वाज हाफ डेल्टा एम वी वाई मैक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये था। अब हमें एक चीज में ये बताई है कि वी एम जो है ना, एम आपका किसके बराबर होता है, यू लैम्डा के, ठीक है, क्योंकि म्यू होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, म्यू इज योर मास पर यूनिट लेंथ, तो हमने अगर हम एम को एक जगह रख के म्यू लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये बन जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा ई में जब हमने ये सब अपॉन टाइम पीरियड किया, ठीक है, वी वाई क्या है, वी वाई आपका वी आपका बराबर है वाई नॉट डब्ल्यू के, ठीक है, तो वी वाई की जगह वाई नॉट डब्ल्यू लिखा तो दोनों स्क्वायर बन गए, ठीक है। और मास की जगह आपने म्यू लैम्डा डाल दिया, ठीक है, तो म्यू लैम्डा आपका आ गया अपॉन टाइम पीरियड आपका एज इट इज रहा,
ठीक है। नाउ म्यू ओवर लैम्डा। अब इन्होंने क्या किया है नेक्स्ट उसमें कि हमें ये पता है लैम्डा ओवर टी क्या है, आपका स्पीड है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने, क्योंकि वो वेव लेंथ आपकी अपॉन टाइम पीरियड है, तो इसलिए इन्होंने, सॉरी ये स्पीड है आपकी, फ्रीक्वेंसी गलत बोल दिया मैंने, स्पीड है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो ये वेव लेंथ आपकी डिस्टेंस हो गया, टी आपका टाइम पीरियड हो गया, तो इसका म्यू यानी दिस इज सॉरी स्पीड। एक तो ये सेम सेम है, तो वो बार बार वी और म्यू में कंफ्यूजन हो रही है, वी और न्यू में, लेकिन ये स्पीड है, ठीक है, दिस इज योर स्पीड, ये न्यू नहीं आपका स्पीड है। तो ये लैम्डा ओवर टी की जगह आपका स्पीड आ गया, म्यू एज इट इज रहा, और ये आपके फाइनल पावर की इक्वेशन डेवलप हो गई। वेयर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड यूज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और न्यू आपका एम ओवर लैम्डा है, दिस म्यू। Above equation shows the power transmitted by harmonic waves produced on a string is proportional to the velocity of the wave, the square of the frequency, the square of the amplitude. In fact, all the harmonic waves have the following general properties. ये कह रहे हैं कि जो ये आपकी above equation है, p equals to half mu speed w square और y naught का square, ये किससे प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ऑफ द वेव के, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपके पावर बढ़ेगी, और एम्पलीट्यूड के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के। तो तमाम हार्मोनिक वेव्स की ये जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ये तीन आपकी मैंने इसमें बुक में आपकी डिस्क्राइब है। द पावर ट्रांसमिटेड बाय एनी हार्मोनिक वेव, यानी पावर जो ट्रांसमिट हो रही है तमाम हार्मोनिक वेव्स की, किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनटू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, वही बात के पावर जो है वो स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट शुड बी नोटेड, सॉरी प्रोपोर्शनल है। It should be noted that here that energy is not carried by only mechanical waves, यानी ये खास एक बात है कि एनर्जी सिर्फ मैकेनिकल वेव्स से कैरी नहीं होती, वेव्स जो कि कौन सी हैं, स्ट्रिंग की वेव्स, वाटर की वेव्स, साउंड वेव्स एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, थर्मल रेडिएशन, तमाम जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये भी एनर्जी अपने साथ कैरी करती हैं। द एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो डिपेंड डायरेक्टली अपॉन देयर फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी कर रही हैं वो भी किस पर डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली उनकी फ्रीक्वेंसीज पे। दिस मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैव मोर एनर्जी देन लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की जो एनर्जी है उनकी ज़्यादा होगी किससे, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी से। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी कैरिड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट इज मच ग्रेटर देन दोज कैरिड बाय इंफ्रारेड लाइट, ठीक है, यानी कि जो एनर्जी कैरिड है बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट जो एनर्जी कैरी कर रही है वो बहुत ज़्यादा है किससे, देन दोज कैरिड बाय इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड कैरी कर रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज अल्ट्रा वायलेट लाइट की बहुत ज़्यादा होती हैं इंफ्रारेड लाइट से। Now the standing waves. If one end of a string का एक end, preferably a thick rubber is fixed to a wall and the other end is held in the hand, wave can be set up along the string when stretched and flicked upward. अगर string का एक हिस्सा, एक कोना जो कि थिक रबर का जैसे है, स्ट्रिंग जो है वो आपकी थिक रबर की बनी हुई है, वो ठीक है, नहीं सॉरी वो थिक रबर की है, इज फिक्स टू अ वॉल और अदर हैंड इज हेल्ड इन द हैंड, ठीक है, यानी कि दूसरा हिस्सा आपका हाथ में, यानी एक जो स्ट्रिंग का जो थिक रबर का है जो वो वॉल पे आपने बांधा हुआ है और अपना अदर हिस्सा आपके हाथ में है। तो वेव कैन बी सेट अप, वेव बन सकती है स्ट्रिंग के अलोंग व्हेन स्ट्रेच एंड फ्लिक्ड अपवर्ड, जब खींच के आप उसको फ्लिक करेंगे यानी झटका देंगे तो आपकी वेव जनरेट तो जरूर होगी, ठीक है, अपवर्ड अगर आपने की। दिस पल्स which is in the form of a crest is reflected at the fixed end and passes back along the string। ये जो पल्स फॉर्म ऑफ क्रेस्ट है, क्योंकि देखें जब आपने स्ट्रिंग को जनरेट किया तो वो स्ट्रिंग ऐसे ही गई है, ठीक है, वो यूं ही जाती रहेगी, ये पल्स आपकी ऐसे जा रही है, फिर ये आगे होके ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये इट्स नॉट गोइंग एट द लोअर साइड, मतलब नीचे नहीं आ रही है, ऐसे नहीं हो रही, यूं नहीं है, ठीक है, ये इट्स लाइक दिस। तो द पल्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एट द फिक्स एंड, तो ये जो क्रेस्ट की फॉर्म में ये रिफ्लेक्ट होगी दीवार से, फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होगी और स्ट्रिंग के अलोंग फिर पास करेगी।
तो क्रैश जो है रिवर्स हो जाता है और रिफ्लेक्शन, क्रैश आपकी रिफ्लेक्शन पे रिवर्स हो गई, और अब ये क्या बन गया, बिकम्स अ ट्रफ एज शोन इन फिगर। अब देखिए ट्रफ बन गया। अब ट्रफ तो ये होता है ना कि भाई आप जब ये देखते हैं, ठीक है, तो ट्रफ आपका ये है, ठीक है, तो अब ये आपकी जो वेव है ये यूं जनरेट हो गई है, ठीक है, ये आपकी अब वेव यूं आ रही है ना, आगे आगे आके ये आपकी फिर ये यूं इस तरह चल रही है। अब ये अब क्रैश नहीं रही, ठीक है। However, when the string is tightly stretched between two fixed supports and then plucked, अगर हमने फर्ज करें एक ये फिक्स सपोर्ट एक ये फिक्स सपोर्ट, ठीक है, और स्ट्रिंग को यहाँ पे खींच के बिल्कुल बांधा हुआ है, ठीक है, और फिर हमने इसको प्लग किया यानी बीच में से उठाया या प्लग किया दबाया, तो क्रैश एक्सटेंड्स द होल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स। जो क्रैश है वो एक्सटेंड कर देता है होल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, जो है वो डिस्टेंस को एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है। This distance is clearly half the wavelength of the transverse were developed in the string as shown in figure below। यानी ये कह रहे हैं कि जब हमने उसको ऐसी बातें उसको बीच से प्लग किया, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो उसने अपना डिस्टेंस बढ़ा दिया। देखें अभी अगर ये कर्व हो गया, ये कर्व कैसे हुआ, कर्व ऐसे ही हुआ ना क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा, वरना अगर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कौन सा ज्यादा होगा, ये ऊपर वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा। नाउ आगे इन्होंने कहा कि ये क्लियरली हाफ है द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, दिस इज वेव, ये किसका है, ये हाफ है जो कि डेवलप हुई थी एज शोन इन फिगर बिलो, यानी ये इसकी हाफ होगी, ठीक है। नाउ एट ईच एंड द वेव सफर्स अ फेस चेंज, हर एंड पे वेव जो है एक फेस चेंज उसमें हो रहा है। जो क्रैश W1 है, दिस क्रैश रिफ्लेक्शन पे एट क्यू बिकम्स अ ट्रफ W2, ये W1 क्या बन गया, W2 बन गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन पे तो अब ये नीचे से गया ना, अब ये नीचे जा रहे हैं, ट्रफ बन गया। एंड द थ्रू W2 बिकम्स क्रैश W1 ऑन रिफ्लेक्शन एट P, और जब ये वापस इधर आके यहाँ आया और यहाँ पे इसने रिफ्लेक्शन की तो वापस ये W1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्ट होके अपनी पोजीशन चेंज हो रही है इनकी। नाउ this simple vibration of a string consists of a transverse wave, ठीक है, passing along the string and being reflected each and in turn. At Q, the incident and reflected waves are always equal in amplitude and opposite in phase, and so the end is stationary, and we get what we call a stationary wave or standing wave in the string। ये कहने जो सिंपल वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग की वो क्या कंसिस्ट करती है, एक ट्रांसवर्स वेव पैसिंग थ्रू अलोंग द स्ट्रिंग, यानी ये ट्रांसवर्स वेव भी है क्योंकि ये ऊपर मूव कर रही है, और जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है हर एंड पे, यानी अगर जहाँ पे भी आप टकराएंगे ये रिफ्लेक्शन हो जाती है पूरी इसकी, W1 W2 बन जाता है, ठीक है। एट Q द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स आर ऑलवेज इक्वल इन एम्पलीट्यूड, जो Q पे जो है वो एट Q इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव वेव जो है वो इक्वल होती है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, क्योंकि देखें मीट कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, और फेस पे फेस एंगल इनका ऑपोजिट होगा, क्योंकि देखें W1 W2 बन जाता है, फेस ऑपोजिट होगा बट इनका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा। एंड सो द एंड इज स्टेशनरी, एंड आपका स्टेशनरी होता है, एंड वी गेट व्हाट वी कॉल अ स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाती है, एक स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग के अंदर। द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एंटीनोड डिनोटेड बाय ए, वो पॉइंट जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वो एंटीनोड कहलाता है, ठीक है, डिनोटेड बाय ए, एंड दैट वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम इज कॉल्ड डिनोटेड बाय इज कॉल्ड नोड, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है या मैं वो है आपका नोड एरिया, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है। अब यानी कि ये वाली पोजीशन ये सारी आपकी क्या नोड्स, ये वाली पोजीशन एंटी नोड्स है। अच्छा अब ये बात याद है कि अगर फर्ज करें ये आपका एक वेव है, ठीक है, तो दीज आर योर एंटी नोड्स, ठीक है, तो एंटी नोड्स के बीच में आपकी क्या होती है, आपका एंटी नोड्स के बीच में आपकी कितनी हो गई, पूरी एक वेवलेंथ हो गई, ठीक है। एंड सिमिलरली बिटवीन नोड्स, अब नोड्स आपका ये पोजीशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर नोड्स पोजीशन, ठीक है, नोड्स के बीच में आपकी हाफ एग्जैक्ट वेवलेंथ है, ठीक है, नोड्स के बीच में आपकी पूरी वेवलेंथ, ओ सॉरी, एंटी नोड्स के बीच में भी आपकी हाफ वेवलेंथ है, क्योंकि एंटी नोड्स आप इसको भी कंसिडर करेंगे इसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि भले से ये नेगेटिव में है नीचे है लेकिन है तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ना, तो ये आपके बीच में हाफ वेवलेंथ ये भी हो गई, ठीक है, दिस इज योर वेवलेंथ, ठीक है, और ये आपका मेन पोजिशन है, ठीक है, मैं आपको ये इसकी मैंने बना दिया। अब ये आपका पॉइंट है नोड्स का है,
तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच का फासला, ये भी आपका ये नोड है, ये भी नोड है, ठीक है, उसके बीच का फासला भी आपका हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, यानी टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, दो एंटी नोड्स के बीच का, दो नोड्स के बीच का फासला हमेशा हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है वेव का। सही है। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स विद द सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बट ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स क्या फॉर्म हुई है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई है ये दोनों वेव्स। ठीक है, यहाँ पे these waves can be written as y1 equals to a naught sin kx minus wt, और दूसरी y2 a naught sin kx plus wt। सर डायरेक्शन का ऑपोजिट इसलिए माइनस और प्लस का फर्क है, बाकी मैग्नीट्यूड और आपकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब सेम है। where y1 represents the displacement of a wave traveling to the right। y1 क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट जो कि राइट पे ट्रेवल कर रहा है, जो कि हमारा इंसिडेंट वेव है, टेकन एज अ इंसिडेंट वेव। एंड y2 इज द रिप्रेजेंट, y2 रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट। y2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट वेव की जो लेफ्ट पे ट्रेवल कर रही है, जो कि हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है। नाउ द रिजल्टेंट वेव फंक्शन कैपिटल Y इज गिवन बाय, ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो रिजल्टेंट है y1 प्लस वाई टू, क्योंकि उसमें दो रिजल्टेंट थे आपके, तो हमने अब इसको ऐड कर दिया। हमारे पास y1 क्या था, साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी प्लस ए नॉट साइन के एक्स प्लस डब्ल्यू टी। अब ऐड कर दिया। अब k क्या है हमारे पास, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और w है हमारे पास 2 पाई एफ। तो यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी गेट दिस। अब कैसे हमने आइडेंटिटी यूज की, हम सब ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, और ये किस में खुलता है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो हमने ये यूज करते हुए, हमारे पास अल्फा था, साइन अल्फा क्या है, साइन के एक्स माइनस ये वाला आपका माइनस के एक्स माइनस डब्ल्यू टी, में पहले के एक्स को हमने अल्फा लिया, सॉरी इसको पूरे को हमने क्या लिया, अल्फा प्लस बीटा से खोला है। ठीक है, तो हमने पहले ये वाला खोला और इसी तरह हमने सिमिलरली ये वाला खोला। जब ये खोलने के बाद हमें यहाँ पे मिला 2 साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी प्लस के एक्स प्लस डब्ल्यू टी अपॉन 2, और यहाँ पे हमें मिला के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस के एक्स माइनस डब्ल्यू टी अपॉन 2। हमने इसमें से असल में ए नॉट कॉमन ले लिया था, ए नॉट कॉमन लिया तो के एक्स माइनस डब्ल्यू टी हमारे पास अल्फा बन गया और के एक्स प्लस डब्ल्यू टी हमारे पास बीटा बन गया। तो इस तरह हमें ये वो हुआ। उसके बाद हमने फिर क्या किया, हमने ये जो डब्ल्यू है ये डब्ल्यू से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो के एक्स बच गया 2 के एक्स एक्चुअल में। ठीक है, और ये आपका माइनस डब्ल्यू टी आपका बचा -2 WT, और आपका के एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली फाइनल इक्वेशन बच गई, जो कि है 2a0 साइन के एक्स कॉस डब्ल्यू टी। This expression represents the wave function of a standing wave, which is entirely different from the expression which is used to describe a traveling harmonic wave। ये एक्सप्रेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फंक्शन किसका, स्टैंडिंग वेव का, जो, और ये बिल्कुल ही डिफरेंट है किस एक्सप्रेशन से, आपका ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव से। ठीक है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ट्रैवलिंग आपकी ट्रैवल कर रही है, स्टैंडिंग आपकी एक जगह स्टेशनरी है, रुकी हुई है। From this expression, it is obvious that a standing wave has an angular velocity w। हमने इससे एक्सप्रेशन से ये हमें ऑब्वियस हो गया, क्लियर हो गया, यानी कि एक स्टैंडिंग वेव जो है उसका एंगुलर वेलोसिटी w एंड एन एम्पलीट्यूड गिवन बाय 2a0 साइन के एक्स। ठीक है, यानी जो ये आपका क्या है, देखें, अगर मैंने आपको बताया था जो कॉस डब्ल्यू टी यानी कॉस का पीछे जो आपका जो भी चीज़ होती है वो आपका पूरा एम्पलीट्यूड होता है, तो 2a0 साइन के एक्स आपका पूरा का पूरा एंगल हो गया, और कॉस डब्ल्यू टी टी के साथ जो भी चीज़ होती है वो आपका एंगल, सॉरी आपकी क्या होती है, ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, और ये आपका टोटल डब्ल्यू टी एंगल होता है। सही है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, और ये आपका कॉस डब्ल्यू टी इज योर एंगल, वे डब्ल्यू इज वेलोसिटी। नाउ this means every particle of the string vibrates in SHM with the same frequency W। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी एक मिनट मैं इसको कंफर्म कर लूं, ये आपका इट्स नॉट स्मॉल w। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव
for any value of x is equal to 2a naught sin kx. Therefore, the maximum amplitude has the value 2a naught. It happens when sin kx equals to प्लस माइनस वन. ये कह रहे हैं कि भाई जो एम्पलीट्यूड है स्टैंडिंग वेव का किसी भी वैल्यू के लिए x की, वो किसके बराबर है 2a नॉट sin kx. ठीक है, ये हमने अभी पहले बताया 2a नॉट sin kx. देयरफॉर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो 2a नॉट होगा. ठीक है, क्योंकि ऐसी वैल्यू साइन की आप यूज करेंगे kx की जगह जिससे सिर्फ 2a नॉट बच के आए. ठीक है, साइन के एक्स आपका ऑटोमेटिक वन हो जाए. अब साइन के एक्स वन कब होता है, यानी साइन के एक्स आपका प्लस माइनस वन हो. और ये कब होगा, जब आपका आप के एक्स आपका पाई बाय टू हो, क्योंकि साइन 90 इज वन. ठीक है, साइन 90 इज वन. फिर आपका ये 3 पाई बाय टू साइन 270, फिर 5 बाय टू, इस तरह चलता रहेगा ऑड में. ठीक है, यानी आपका ये 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, इस तरह के एक्स की वैल्यू जब जब ये होंगी तो आपकी साइन के एक्स की वैल्यू प्लस वन या माइनस वन. प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम ही है, तो वन चाहिए हमें बेसिकली. जैसे ये वन होगा तो साइन के एक्स वन होगा तो 2a नॉट ऑटोमेटिकली आपका 2a नॉट ही रहेगा, साइन के एक्स की वैल्यूज पे असर नहीं करेगी. नाउ सिंस k equals to 2 pi upon lambda, the maximum amplitude points called antinodes given by, क्योंकि k जो होता है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है. ठीक है, इट्स वैल्यू. तो मैक्सिमम आपकी जो एम्पलीट्यूड पॉइंट्स होते हैं, यानी उन्हें क्या कहते हैं, एंटी नोड्स. एक वेव के अंदर ये जो आपके पॉइंट होते हैं, ये वाले, ये सा, ये और ये, इन्हें एंटी नोड्स कहते हैं. तो फिर हमारे पास x क्या बन जाएगा, क्योंकि पहले x के साथ k था, k होता है 2 पाई ओवर लैम्डा, तो लैम्डा उधर चला गया, डिवाइड बाय 2 पाई, सॉरी डिवाइड बाय आपका 2 पाई हो गया सब जगह. तो इसलिए ये सब चीज़ें कैंसिल हो गई और ये बन गया. जैसे अब मैं ये इस तरह आपको मैं प्रूफ कर सकता हूँ. ये पहले जो था आपके पास वो था इस तरह के पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू. सही है, तो अगर मैं 3 पाई, फर्स्ट कर मैं आपको यहाँ पे हम 3 पाई बाय टू ले लेते हैं. ठीक है, 3 पाई बाय टू. अब नीचे आपका ये है 2 पाई ओवर लैम्डा, लैम्डा गया ऊपर मल्टीप्लाई होने और नीचे आ गया 2 पाई. ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और ये आपका बन गया 3 लैम्डा अपॉन 4, तो ये 3 लैम्डा अपॉन 4. इसी तरह ये सारी फिर से चेन आपकी बन गई. Now moving on to where n equals to 1, 3, 5. It is to be noted that antinodes are separated by a distance of lambda by 2. ये जो मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ, ये कि एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है, जिस जिस भी वेव, जो भी वेव है. ठीक है, सिमिलरली द स्टैंडिंग वेव हैज अ मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट्स व्हेन sin kx equals to 0 और व्हेन दिस. अब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला क्या था, उसमें sin kx मैटर कर रहा था ना, जो भी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा उसमें sin kx था. एम्पलीट्यूड क्या था, 2a नॉट साइन के एक्स. अगर साइन के एक्स जीरो हो गया तो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड पॉइंट जीरो हो गया. ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड आपका जीरो हो गया. तो वो कब होगा, साइन के एक्स जीरो कब होता है, साइन के एक्स जीरो तब होगा जब के एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, 180, 360. क्योंकि साइन 180 या 360 2 पाई के फर्क से जीरो होता है. ठीक है, ये आपका साइन का ग्राफ है, ये इस तरह चलता है आपका. ठीक है, अब आप देखें ये आपका है 360, ये आपका है 180, ये आपकी वैल्यू होती है यहाँ पे 0, ये वैल्यू होती है 1 और ये नीचे होती है यहाँ पे -1. ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये 180 पे 0, 360 पे 0, इसी तरह आपका ये आगे चलता रहता है. नाउ मूविंग ऑन, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर के 2 पाई ओवर लैम्डा. अब इसमें भी हम 2 पाई ओवर लैम्डा डालेंगे क्योंकि के 2 पाई ओवर लैम्डा के बराबर है. तो हमें क्या मिला कि 0 लैम्डा बाय 2, फिर लैम्डा मतलब हाफ हाफ का इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, लैम्डा बाय 2 में हाफ आपका इंक्रीज हुआ, आपका लैम्डा, हाफ लैम्डा, फिर आप उसमें फिर हाफ लैम्डा इंक्रीज करें, इस तरह आपका ये चलता रहेगा. और यहाँ पे एन जो है 1, ये 1 2 3. ठीक है, दीज पॉइंट्स, ठीक है, दीज पॉइंट्स ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड कॉल्ड नोड्स आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 2. यानी नोड्स के बीच के दो कंसेक्यूटिव नोड्स, नोड्स क्या है, एक नोड ये है, एक नोड आपका ये रहा, तो इसके बीच का ये क्या है, हाफ वेव लेंथ ही तो है. दिस इज योर हाफ वेव लेंथ. ठीक है, पूरी वेवलेंथ आपकी ये यहाँ से यहाँ तक होती. द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इज पाई बाय 4. और एक नोड और एंटी नोड में, यानी ये नोड, ये सॉरी ये एंटी नोड और ये एंटी नोड, इसके बीच का क्या फासला है, ये दिस फासला, ये है आपका लैम्डा बाय 4. दिस इज योर लैम्डा बाय 4, मतलब आपकी लैम्डा आपकी वेवलेंथ की एक चौथाई हो जाती है ये.
नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स, ये आपकी वो चीज़ है जो आपकी आगे जाके अगर इंजीनियरिंग लेवल पे भी आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वी कंसिडर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स एट बोथ एज शोन इन फिगर बिलो। हमने सबसे पहले एक स्ट्रेच स्ट्रिंग ले ली है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है और जो फिक्स है दोनों तरफ से। ठीक है, आपको फिगर में दिख रही होगी ये ए बी सी डी अलग अलग इसकी पैटर्न है, आपने किस तरह कितनी वेव्स बनाई हुई हैं वो आपको बाद में बताते हैं। नाउ तो जो आपकी स्ट्रिंग है और इसमें स्टैंडिंग वेव्स हैं, ये सेटअप बाय अ कंटिन्यूस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एंड्स, और ये कंटिन्यूस में सुपरपोजिशन हो रही है। ठीक है, वेव्स की ओवरलैपिंग हो रही है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी एंड्स, जो कि कैसे हो रही है, एक मतलब आपकी एक एंड्स पे इंसिडेंट हो रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं वहां से। ठीक है, यानी आप उस पर लग के रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो उससे सुपरपोजिशन हो रही है ना वेव्स की, एक दूसरे के ऊपर वेव्स चढ़ रही हैं, ये होता है। द स्ट्रिंग हैज अ नंबर ऑफ नेचुरल पैटर्न्स ऑफ वाइब्रेशंस कॉल्ड नॉर्मल मोड्स एज शोन इन फिगर। द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उसके नेचुरल पैटर्न्स हैं वाइब्रेशंस के, जिसे हम नॉर्मल मोड्स कहते हैं इस फिगर में। जैसे अब आपकी देखें ए बी सी डी में डिफरेंट मोड्स हैं, किसी की ज़्यादा है पैटर्न बन रहा है, किसी का अलग तरह का पैटर्न है। ईच ऑफ दीज मॉडल्स हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। हर मॉडल का मतलब ए बी सी डी जो है इस फिगर्स का, हर किसी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो उसकी कैरेक्टराइज कर रही है उसे। द फ्रीक्वेंसीज आर easily calculated, बहुत आसानी से आ जाती मालूम हो जाती हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट ऑलवेज बी नोट्स बिकॉज दे आर फिक्स। और ये नोट कर रख लिया जाए कि जो फिक्स की सॉरी स्ट्रिंग के एंड्स हैं जो फिक्स हुए हुए हैं, ये हमेशा नोड्स होने चाहिए, यानी नोड्स वो पोजीशन जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड जीरो होता है। ठीक है, बिकॉज दे आर फिक्स। ठीक है, इफ द स्ट्रिंग और वहाँ पे फिक्स है तो वो हमेशा स्टेशनरी रहेंगी, वेव्स आपकी वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने स्टैंडिंग वेव्स पढ़ा है, मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ। इफ द स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस एट द मिडिल पॉइंट एंड रिलीज, अगर स्ट्रिंग को फर्स्ट करें आपने मिडिल पॉइंट से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो वाइब्रेशन क्या होगी आपकी, फिर जो फिगर ए में आपकी बनी है। ठीक है, इन दिस केस द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग हैज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंटी नोड, और इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वही जो एंटी नोड पे आई, या एंटी नोड पे। ठीक है, दिस योर एंटी नोड। फॉर दिस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू लैम्डा 1/2। इस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो क्या है, लैम्डा 1/2, क्योंकि ये हाफ ऑफ द वेव लेंथ है। ठीक है, ये हाफ है ना, ये हाफ है, अगर ये कंप्लीट होती तो ये ऐसे जाती। ठीक है, ये यहाँ कंप्लीट होती, इधर कंप्लीट होती है, लेकिन ये आधी है तो इसलिए लैम्डा 1/2 एल। एंड विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग नोड्स, और ये दो नोड्स के बीच का फासला, एक ये नोड और एक ये नोड। ठीक है, तो ये दो नोड के बीच का फासला क्या हो गया, लैम्डा 1/2। सिंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल सो वी हैव एल इक्वल टू लैम्डा 1/2, या लैम्डा 1 क्या हो गया, 2l के बराबर हो गया। इफ एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर एफ है आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की, और ये आपका जो वी है वेलोसिटी ऑफ द वेव है, देन वी हैव एफ वन इक्वल्स टू म्यू सॉरी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड होता है आपका स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम पीरियड हो गया आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस हो गया। स्पीड आपकी वी, डिस्टेंस आपकी वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1 अभी हमने ऊपर निकाली 12 के बराबर है, तो हमने ये आपकी फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी निकाल ली। इसी तरह आगे देखें, अब बी में क्या है, बी में और इसमें आपका क्या है, एक डिफरेंस है। ठीक है, बी में आपकी क्या, दो पूरी कंप्लीट वेव बन रही है। सही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये पूरी रोटेट होके ये यहाँ जा रही है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि ये एक उसी टाइम पीरियड में ये पूरी वेव जनरेट कर रहा है, तो जस्ट लाइक ये जो बी में मॉडल है इसकी फ्रीक्वेंसी ए की डबल है। ठीक है, ये ऐसे कह लें कि आपकी स्पीड इसकी डबल ज़्यादा है, स्पीड कह लें इसे। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। देन आपको सी में भी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 टाइम्स है ऑफ ए में, जो ए की है। डी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 टाइम्स है ऑफ ए। ठीक है, और इसकी जो आपका क्या कहते हैं लेंथ है, ये 4 गुना है इसकी हाफ वेव लेंथ के। ठीक है, और इसी तरह इस पार्ट सी में इस 3 टाइम्स ऑफ हाफ वेव लेंथ। ठीक है, ये अब आपको आगे भी क्लियर हो जाएगा। नाउ
जो अब हमने फ्रीक्वेंसी बना ली इसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, जो बेसिक हमने बनाई थी कि आपकी जो वेवलेंथ है जो वेवलेंथ है वो ट्वाइस ऑफ दी हाफ ऑफ दी लेंथ के वो ट्वाइस ऑफ द लेंथ के बराबर है। ठीक है, यानी जो हमने पहले अभी बनाया था, ये वाली जो चीज़ हमने पहले बनाई थी कि इसमें ये आपकी एक वेव बन रही थी और एक ये बन रही थी। ठीक है, सॉरी, ये जो आपकी बन रही थी, तो इसमें जो आपकी लेंथ थी वो क्या थी, वेवलेंथ के हाफ थी। ठीक है, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो वो आपकी फर्स्ट हार्मोनिक नाम से हो गई। A feather or a finger is very lightly pressed at a point halfway between the middle point and at the end of the string. ठीक है, अब हमने क्या किया कि उसी जो डायग्राम हमने पहले ली थी उसमें क्या किया, एक फेदर या एक फिंगर से बहुत लाइटली प्रेस किया है पॉइंट हाफ वे बिटवीन द मिडिल पॉइंट एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, द मोड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन इन फिगर बी। नाउ फिगर बी जो है वो आपकी अभी लास्ट वाली फिगर ही है, उसमें द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ टू लूप्स। ठीक है, अब जो था, मैं आपको यहाँ डायग्राम बना देता हूँ कि अब जो था वो ये हो गया था। ठीक है, दिस वाज योर न्यू डायग्राम जो हमने बनाई थी ना अभी, ये दो लूप्स आ गए, ये इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट्स मिड पॉइंट आर नोड्स वेयर देयर आर टू एंटी नोड्स ईच लाइंग बिटवीन टू नेबरिंग नोड्स। अब ये दो नोड्स हैं, इसके बीच में एक एंटी नोड है। ठीक है, ये दो नोड्स हैं, इनके बीच में एक एंटी नोड्स है। टोटल दो, टोटल ऊपर भी दो एंटी नोड्स हैं, नीचे, और अगर वैसे देखा जाए तो ये एक वेव काउंट होगी, लेकिन इसको क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो इसलिए हम इसको नीचे वाली को भी ये एंटी नोड्स भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेट लैम्डा टू बी द वेवलेंथ ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी इसकी हमने लैम्डा टू कर दी कि इस वाइब्रेशन की लैम्डा टू वेवलेंथ है। ठीक है, एंड इज इक्वल टू एल, दैट इज एल इक्वल टू लैम्डा टू। सही है, यानी अब ये पूरी वेवलेंथ जो कि ये पूरी साइकिल है ना, ये पूरी एक साइकिल बना रही है। साइकिल की ऐसी आपको पता है कि एक इमेज होती है, तो ये एक साइकिल है, ये पूरी लैम्डा टू के बराबर है। ठीक है, और लैम्डा टू किसके बराबर है, एल के बराबर। ठीक है, इफ एफ टू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड एंड वी इज द वेलोसिटी वी हैव दिस, यानी फ्रीक्वेंसी वही हो गया आपका स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस आपका लैम्डा टू है वेवलेंथ, और लैम्डा टू एल के बराबर है तो लैम्डा अपॉन एल कर दिया, और एफ टू ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ वन के हैं। सही, क्योंकि पहले वो थी लैम्डा वी अपॉन टू एल, जो आपकी एफ वन थी वो थी म्यू, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टू एल, और अब ये सिर्फ वेलोसिटी अपॉन एल है तो ट्वाइस बढ़ गया, तो इसलिए एफ टू इज ट्वाइस ऑफ एफ वन। द फ्रीक्वेंसी सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरकम। इसको हम कहते हैं, जो अब फ्रीक्वेंसी अब आई है, सेकंड हार्मोनिक कहते हैं या फर्स्ट ओवरकम कहते हैं। इट इज इक्वल टू ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये किसके बराबर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस के बराबर। If the string is made to vibrate in three loops, the frequency of vibration F3 called third harmonic or second overtone is given by this. अगर string को हमने थ्री लूप्स में वाइब्रेट करना है, थ्री लूप्स में कैसे, फिर से इसकी डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, these are your three loops। ठीक है, ये आपके तीन लूप्स हो गए। अगर हम ये बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है उसको F3 कहेंगे, कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक, उसको थर्ड हार्मोनिक के नाम से या सेकंड ओवर टोन के नाम से। अच्छा, ये दिस इज टोन, सेकंड ओवर टोन। ठीक है, नाउ, और उसको एफ थ्री थ्री एफ वन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए हम पहली में आपकी ये थी फ्रीक्वेंसी, आप खुद देख सकते हैं ये एक आधी वेव बना रही है, फिर उसमें आपकी क्या है, ये पूरी आपकी दो कंप्लीट बना रही है यानी एक साइकिल आपकी कंप्लीट बन रही है इसमें। और थर्ड में, जब आप इसमें थर्ड वाली में देखेंगे तो इसमें कितनी है, टोटल अब तीन हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एफ थ्री इक्वल टू थ्री ऑफ एफ वन या थ्राइस ऑफ एफ वन। इन जनरल इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन एन लूप्स, और जनरल में अगर स्ट्रिंग एन लूप्स में वाइब्रेट करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ एन इज गिवन बाय एफ एन इक्वल टू एन एफ एन। तो हम बस एन टर्म्स लगा देंगे और जितनी भी लूप से घुमानी है आप एफ वन के पीछे आप वो वाला नंबर ऐड कर देंगे या हम उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। Now moving on to the sonometer.
A sonometer is a practical application of stretch strings for vibrating a portion of the string into desired number of loops. सोनोमीटर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी? स्ट्रेच स्ट्रिंग्स की, यानी स्ट्रिंग्स को आप खींच के रखा हुआ है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फॉर वाइब्रेटिंग अ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, ताकि आप एक पोर्शन स्ट्रिंग का वाइब्रेट कर सकें अपने डिजायर्ड नंबर ऑफ लूप्स में, जितने जितने आप लूप्स चाहते हैं उतने में आप उसको वाइब्रेट कर सकें. It consists essentially of a thin metallic wire stretched across two bridges A and B. ये किससे कंसिस्ट करता है? थिन मेटालिक वायर से, जो कि स्ट्रेच हुए हुए होते हैं टू ब्रिजेस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है, आप डायग्राम में दे सकते हैं. दीज आर द टू ब्रिजेस, ब्रिज ए एंड ब्रिज बी, ठीक है. नाउ ऑन टॉप ऑफ अ हॉलो वुडन साउंडिंग बॉक्स अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, और ये वुडन बॉक्स है आपका, ठीक है, सॉरी दिस इज द वुडन बॉक्स जो 1 मीटर लॉन्ग है. And one end of the wire is fastened to a peg at one end of the box. यानी जो वायर का एक एंड है ये फास्टन हुआ हुआ होता है पैक के टू अ पैक एट वन एंड ऑफ द बॉक्स, ठीक है, यानी ये इसके आपको ये टाइट हुआ हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक फ्रिक्शनलेस पुली है जिसपे ये बंधा हुआ है. द अदर एंड पासेस ओवर स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली, वही ये फ्रिक्शनलेस पुली ये से पास हो रहा है, और इस तरह के इस पे ये ना पुली से बाहर भी नहीं आ सकता, ठीक है. The pulley carries a scale pen जो कि आपका ये रहा S, so that it can be loaded to have any desired tension in the string, ताकि इस पे आप लोड कर सकें किसी भी तरह की टेंशन जो आप चाहते हैं स्ट्रिंग में आ जाए, तो आप इसको लोड कर सकते हैं. इन बिटवीन द टू ब्रिजेस A एंड B, यानी A और B में जो ये आपके बिटवीन द टू ब्रिजेस हैं, देयर इज अ मूवेबल ब्रिज C, एक मूवेबल ब्रिज है C, ठीक है. स्लाइडिंग ओवर अ स्केल टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्लाइड करता है ताकि एडजस्ट कर सके वाइब्रेटिंग पोर्शन जो है स्ट्रिंग का उसकी लेंथ को. हियर द ब्रिजेस ए बी सी ऑलवेज फॉर्म नोट्स एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, और जो ए बी सी हैं ये हमेशा क्या है, नोट्स बनाते हैं अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे, ठीक है. इफ देयर इज नो ब्रिज बिटवीन द ब्रिजेस ए एंड बी देन द सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इज 1, और अगर ए और बी के बीच में कोई और ब्रिज नहीं है, ठीक है, जैसे कि अभी ये सी है लेकिन अगर पहले नहीं होता तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है, इज 1 होती है, ठीक है, जिसमें पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी वाइब्रेट्स इन वन लूप ओनली, मतलब मोड क्या है कि एक मोड मतलब एक लूप में वो वाइब्रेट करेगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज मिनिमम इन दिस केस, और फ्रीक्वेंसी क्यों है मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि देखें जितने लूप कम होंगे आपकी फ्रीक्वेंसी तो कम हो रही है ना, ठीक है, जितने लूप ज्यादा होंगे आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. This corresponds to the fundamental frequency. This is denoted by F1, और F1 से डिनोट करते हैं इसे. Now place the bridge C just in the middle of A and B. अब हमने जो bridge C है उसको A और B के सेंटर पे रख दिया है. The string will vibrate into two loops. ठीक है, अब two loops पे होगा क्योंकि देखिए सेंटर पॉइंट आ गया ना, C ब्रिज एक सेंटर में आ गया, तो पहले एक था, अब आप ये दो में डिवाइड हो गया तो टू लूप्स हो गए, और फ्रीक्वेंसी अब F2 की क्या होगी, ट्वाइस ऑफ F1 जो पिछली थी उसकी अब ट्वाइस हो गई, क्योंकि पहले एक लूप था अब दो लूप हो गए, जितने लूप बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. इफ द ब्रिज इज प्लेस्ड इन सच अ पोजीशन दैट द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स, और अगर ब्रिज को ऐसे आपने प्लेस कर दिया कि स्ट्रिंग जो है 3 लूप्स में बन गई, तो फ्रीक्वेंसी जो है जो एक्साइट होगी इन द स्ट्रिंग वो क्या होगी, अब थ्राइस ऑफ F1, अब F1 की वो 3 गुना हो जाएगी, एंड सो ऑन, इस तरह आप जितना आप करते रहेंगे 4 लूप्स 5 लूप्स, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी. Now, all the laws of the transverse vibration of string can be verified using sonometer. यानी तमाम जो लॉज हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के, जो ट्रांसवर्स पोजीशन में वो वाइब्रेशन हो रही है, ट्रेवल ऐसे ऐसे कर रहा है आगे की तरफ, मतलब वेव्स में, तो ये हम सारे वेरीफाई कर सकते हैं किस तरह, सोनोमीटर के थ्रू. इफ L इज द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, और अगर L आपकी लेंथ है वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग की, तो T इज द टेंशन और म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ. T आपकी टेंशन है उसके अंदर, ठीक है, म्यू आपका मास पर यूनिट लेंथ है ऑफ द वायर, ठीक है, और आपका देन द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय F1 एन, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, और आपकी वही कितने लूप्स हैं क्या हैं वो ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, एन पे. बाकी ये आपका स्पीड अपॉन डिस्टेंस है, ठीक है. अब स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट टाइम पीरियड अपॉन म्यू, ठीक है, ये इट्स गिवन, हमने इसमें ये सब्स्टिट्यूट किया तो एन की जगह आपका सीधा सीधा आ गया रूट टी अपॉन यू, सॉरी वी की जगह आ गया रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है.
where n equals to 1, 2, 3, that is the frequencies are integral multiple of the fundamental frequency. ठीक है कि आयन में 1, 2, 3 है तो फ्रीक्वेंसीज आपकी क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, यानी F1 के। अगर 3-4 लूप्स हैं तो फिर उसको n में 3 डालेंगे और इस तरह सो ऑन। द v इक्वल रूट टी अपॉन यू रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग, और v क्या है आपकी, वही जो स्पीड बता रही है वेव की स्ट्रिंग पे। द above equation shows that the frequency produced in the string for a given tension is inversely proportional to its length। ये जो इक्वेशन आपने ये अभी जनरेट की है, ठीक है, ये क्या शो कर रही है कि जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस एक गिवन टेंशन की, वो किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और क्या किस तरह प्रोपोर्शनल है, वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी आप लेंथ बढ़ाएंगे आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और जितनी आप लेंथ कम करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है। पॉइंट टू क्या कहता है, पॉइंट टू कहता है फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ एंड मटेरियल द फ्रीक्वेंसी वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन कैपिटल टी दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ये कह रहे हैं कि भाई अगर फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ, एक स्ट्रिंग है जो गिवन लेंथ और मटेरियल पे है, ठीक है, कोई भी एक गिवन लेंथ उसकी कोई भी मटेरियल है, तो फ्रीक्वेंसी किस पे वेरी करेगी, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेंशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनाई हमने, देखें जितनी जितनी टेंशन होगी ज्यादा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये रूट है, अंडर रूट है, लेकिन बढ़ेगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि जितने हिसाब से फ्रीक्वेंसी स्पीड में बढ़ी उस हिसाब से टेंशन भी बढ़ी है, नहीं। टेंशन अगर ज्यादा बढ़ी है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो लेवल पे बढ़ी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, और टेंशन अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी एकदम से ज्यादा कम हो रही है। ठीक है, ये इस तरह का रिलेशन है। Now the third is the frequency of vibration of strings of the same length and subjected to the same tension varies inversely as the square root of the mass per unit length mu of the string, that is F is inversely proportional to 1 over root u mu। अब ये कह रहे हैं जो वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी है, यानी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है और सेम लेंथ पे एंड सब्जेक्टेड, और कैसे सब्जेक्ट मतलब क्या है वो, कि सेम टेंशन वेरीज, जो कि सेम लेंथ और सेम टेंशन है उनकी, वो वेरी कैसे करती है, इन्वर्सली स्क्वायर रूट ऑफ द मास पर यूनिट लेंथ के, यानी फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू और उसके रूट से। ठीक है। Now 8.14 longitudinal waves. A second type of waves called longitudinal waves are the waves in which the particles of the disturbed medium undergo displacement in a direction parallel to the direction of wave motion। ठीक है, एक दूसरी तरह की waves हैं जैसे हमसे longitudinal waves कहते हैं। इनमें क्या होता है, in which the particles of the disturbed medium, यानी जो particles होते हैं disturbed medium के, ये displacement इनमें होती है, लेकिन किस में, पैरेलल टू द वेव मोशन, जहां वेव ट्रेवल कर रही है तो उसके पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही उसी डायरेक्शन में हो रही है, पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक है। These waves are produced in substances which are elastic and compressible like gases and wire springs। ये waves कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, किस substances में होती हैं, जो कि इलास्टिक होते हैं या कंप्रेसिबल होते हैं, जैसे कि गैसेज या स्प्रिंग्स, वायर की जो स्प्रिंग्स होती हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल which result from the disturbance of the medium। साउंड वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो कि रिजल्ट, जो कि किससे होती हैं, बनती हैं डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम, मीडियम के डिस्टर्बेंस से। The disturbance corresponds to a series of high and low pressure regions that travel through air or through any other material medium with a certain velocity। ठीक है, जो डिस्टर्बेंस होती है वो किससे कॉरेस्पॉन्ड होती है, सीरीज ऑफ हाई एंड लो प्रेशर रीजन्स। ठीक है, यानी हाई और लो प्रेशर रीजन्स होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं एयर में या किसी भी मीडियम में, किसी मटेरियल के मीडियम में एक खास वेलोसिटी पे। ठीक है, उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, लो हाई और लो प्रेशर रीजन्स की वजह से। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल पल्स कैन बी इजिली प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग। एक लॉन्गिट्यूडनल पल्स जो है बहुत आसानी से प्रोड्यूस हो सकती है स्प्रिंग के अंदर। फिगर रिप्रेजेंट्स, ये तो फिगर है आपकी, दिस फिगर, ठीक है, ये represents the spring whose turns are large and one whose ends is supported from a hook in the wall। यानी एक स्प्रिंग जहाँ पे एक की आपकी वो टर्न हुई हुई है बहुत, ठीक है, आपने बहुत उसको टर्न किया हुआ है, सॉरी उसकी जो टर्न्स हैं, ऑब्वियसली स्प्रिंग तो टर्न हुआ हुआ होता है, लेकिन वो बहुत लार्ज है। ठीक है, एंड वन
whose ends is supported from a hook, और दूसरा जिसकी एंड आपकी सपोर्ट हुई हुई है एक तरफ से, ठीक है। इफ यू कंप्रेस अ फ्यू टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग नियर इट्स लेफ्ट एंड, अगर आपने ये जो स्प्रिंग है इस हिस्से को आपने इसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को, तो उससे क्या होगा, दीज मूव स्लाइटली एंड कंप्रेस दोज जस्ट अहेड, ये आगे मूव करेंगी और बिल्कुल अगले वाले को कंप्रेस करेंगी, और दीज एंड टर्न स्क्वीज टुगेदर द टर्न्स, और फिर ऐसे चलते चलते ये अगले सारी को स्क्वीज करती जाएंगी हल्के हल्के, ठीक है। तो और इसी तरह एक पल्स या कंप्रेशन वेव एक जनरेट हो जाती है अलोंग द होल स्प्रिंग, ठीक है। एक आपने शुरू में टर्न की, उसने अगले को की, उसने अगले को की, इस तरह ये स्क्वीज, आपका स्क्वीज का जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। नाउ next, let the left end of the spring by given a quick pull so that the turns nearly are drawn apart for instant। अब ये कह रहे हैं कि जो लेफ्ट है ना, ठीक है, आपने उसको खींचा है, लेफ्ट एंड ऑफ द स्प्रिंग को आपने एक पुल किया है, पीछे की तरफ खींचा है, ठीक है, यू हैव पुल्ड इट। तो क्या हुआ, टर्न जो है ना वो एक दूसरे से दूर हुई हैं, एक इंस्टेंट के लिए, एक टाइम के लिए, फिक्स एक सर्टेन टाइम के लिए वो अपने आप से दूर हुई हैं आपस में। तो जो एडजेसेंट टर्न्स होंगी वो भी पुल्ड अपार्ट होंगी वन आफ्टर दी अनदर। इसी तरह जैसे आपने ये खींची अगली से, तो अगली खींचेगी तीसरी से, तीसरी स्प्रिंग की जो टर्न है वो चौथी से दूर होगी, चौथी इसी तरह पांचवी से होगी, इस तरह ये चलता रहेगा वन आफ्टर अनदर until this disturbance until this disturbance reaches the right end, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये राइट एंड तक पहुंच ना जाए। Thus it is clear that any push or pull given to the spring at one end is transmitted as a push or pull to the other end। यानी ये बहुत इससे क्लियर हो गया कि आप अगर एक तरफ से पुश करते हैं या पुल करते हैं स्प्रिंग को एक कोने से, तो ये ट्रांसमिट होगा पुश और पुल में ही दूसरी तरफ तक, ठीक है। Waves of this sort, in which the particles of the transmitted medium move back and forth in the direction of propagation of the waves, are called compressional, longitudinal और pressure waves। ऐसी तरह की वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द ट्रांसमिटेड मीडियम आगे पीछे होती हैं, यानी बैक एंड फोर्थ होती हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में, वेव्स की ही डायरेक्शन, मतलब जिस तरह जहाँ वेव्स की डायरेक्शन है उसी में आपकी मूवमेंट हो रही है, तो इन वेव्स को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशनल, लॉन्गिट्यूडनल या प्रेशर वेव्स। साउंड वेव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। They can travel through any material medium, that is gases, solids and liquids, with a speed which depends upon the properties of the medium। ये साउंड वेव्स हर जगह ट्रैवल कर सकती हैं, गैसेस में भी, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी, ऐसी स्पीड पे जो कि उनकी मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। मतलब स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली मीडियम की प्रॉपर्टीज पे ट्रैवल तो कर सकती है लेकिन स्पीड चेंज होगी। As sound waves travel through a medium, the particles of the medium vibrate along the direction of propagation of the wave motion। जैसे जैसे साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं थ्रू अ मीडियम, तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो भी वाइब्रेट करते हैं, किस डायरेक्शन में, जो वेव की मोशन है उसी के डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट वो भी करते हैं, यानी मूव वो भी करते हैं। This is in contrast to a transverse wave motion in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of the wave motion। अच्छा, ये कंट्रास्ट में इस तरह है कि भाई ये मतलब ट्रांसवर्स वेव मोशन के ऑपोजिट, थोड़ा इस तरह कह दें कि ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के वो किस वक्त किस तरह प्रोपेगेट करते हैं, परपेंडिकुलरली वेव मोशन के ट्रांसवर्स वेव्स में। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडल में दोनों पैरेलल हैं। The displacement that occurs as a result of sound waves involve the longitudinal displacement of the individual molecules from the equilibrium position। यानी ये कह रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट है जो जो अकर हो रही है किसके रिजल्ट में, साउंड वेव्स के, वो क्या इन्वॉल्व हो रखते हैं, क्या इन्वॉल्व है उनमें, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है साउंड वेव्स की वजह से, वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट है, उसमें हर मॉलिक्यूल की काउंट हो रही है। दिस रिजल्ट्स इन अ सीरीज ऑफ हाई एंड लो प्रेशर रीजन्स। इससे आपका हाई और लो प्रेशर रीजन जनरेट हो रहे हैं, जैसे आप कंप्रेशन और रेरिफैक्शंस कहते हैं, ठीक है। कंप्रेशन जहाँ से कंप्रेस हुआ, रेरिफैक्शन जहाँ से वो आपस में दूर हो रही है, ठीक है ना, स्प्रिंग ऐसा हो रहा है बहुत, ठीक है, दिस इज योर रेरिफैक्शन हो गया। अगर मैं इसी चीज़ को कंप्रेशन में बोलूँ तो ये आपकी बहुत आपस में चिपकी हुई होंगी, ठीक है, दिस इज कंप्रेशन एंड द अबव वन इज रेरिफैक्शन। नाउ graphically the longitudinal wave is represented like transverse waves, लेकिन graphically आपको longitudinal waves transverse waves की तरह ही represent होती हैं। There are three categories
ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं जो कि कवर कर रही हैं तमाम रीजन्स फ्रीक्वेंसी को। ऑडिबल वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, audible waves are the sound waves that lie within the range of sensitivity of human ear। ऑडिबल वेव्स वो हैं साउंड वेव्स जो किस में लाई करती हैं, किसकी रेंज में, कि इंसान उनको सुन सके। ठीक है, वो उस रेंज में लाई करती हैं और वो रेंज है टिपिकली 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज की रेंज है वो। They can be generated in a variety of ways such as by musical instruments, human vocal cord and loudspeakers। अच्छा, उनको जनरेट किया जा सकता है बहुत तरीकों से, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, गाने बजाने वाली की चीज़ें हो गई, गिटार हो गया, या इंसान की खुद की वोकल कॉर्ड, या लाउड स्पीकर्स। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स की जहाँ तक बात है, infrasonic waves are the longitudinal waves with frequencies below audible range, that is below 20 hertz। यानी इंफ्रासोनिक वेव्स वो longitudinal waves हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज ऑडिबल रेंज से बहुत कम है, मतलब दे कैन नॉट बी हर्ट बाय अ नॉर्मल ह्यूमन। ठीक है, मतलब एक आदमी से कोई भी एक इंसान से ये वो नहीं सुन सकता। 20 हर्ट से बिलो है, बहुत माइनर आवाज़ है। अर्थक्वेक वेव्स जैसे इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, आपको अर्थक्वेक की आवाज़ नहीं आती नीचे, उसका सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है ऊपर कि ज़मीन खिसक रही है या मूवमेंट हो रही है। अर्थक्वेक की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जहाँ तक की बात है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज अबव द ऑडिबल रेंज, दैट इज अबव 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, किलो यानी 20,000। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसीज ऑडिबल रेंज से बहुत ऊपर है। ठीक है, मतलब आपकी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है। और ये दे कैन बी जनरेटेड बाय इंड्यूसिंग वाइब्रेशंस इन अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल व्हेन देयर इज एन अप्लाइड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसे जनरेट हो सकती हैं कि आप वाइब्रेशंस खुद इंड्यूस करें एक क्रिस्टल में, क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक होता है। ठीक है, और कैसे आप उसमें अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स वहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। थैंक यू। नाउ हम बाकी द रेस्ट ऑफ द जो है टॉपिक को हम लेक्चर 4 में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।